नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय संख्या 5 लोकतांत्रिक अधिकार। बात करते हैं अधिकारों के बिना जीवन, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर अधिकार ना हो तो अधिकारों के बिना जीवन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर कुछ 3 उदाहरण दिए गए। उन उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे अपन के भी व्यक्ति के जीवन में अधिकार न हो तो क्या होगा, व्यक्ति किस प्रकार से जीता है। तो यहाँ पर है गुआंतानामो बे का जेल। अमेरिकी फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया गया। यानी अमेरिका ने लगभग 600 लोगों को पकड़ा और इस जेल के अंतर्गत गुआंतानामो बे स्थित एक जेल के अंदर लाके डाल दिया गया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं क्योंकि इन्होंने जो 11 सितंबर 2001 का जो अमेरिका के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था ना, उनका संबंध है इन लोगों से। अनस के पिता जमील अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक है जिन्हें केवल संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अधिकांश मामलों में गिरफ्तार लोगों की देश की सरकार को भी उनकी गिरफ्तारी और जेल में डालने की सूचना नहीं दी गई। यानी बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, अलग अलग देशों से पकड़कर लोगों को यहाँ पर लाया गया और जिन देशों से उन व्यक्तियों को पकड़ कर लाया गया वहाँ की सरकार को भी ये पता नहीं है कि भाई अमेरिकी फौज ने इन हमारे नागरिकों को यहाँ से गिरफ्तार करके गुआंतानामो बे जेल के अंदर डाल दिया गया है। अन्य कैदियों की तरह जमील के परिवार वालों को भी अखबार के माध्यम से खबर मिली कि उसे भी जेल में डाले गए। जो जमील के परिवार है उनको सूचना मिली अखबार के माध्यम से। इन कैदियों के परिवार वालों, मीडिया और लोगों, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं। यानी न तो ये परिवार वालों से मिल सकते हैं, न मीडिया से मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि है उनको भी इनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। अमेरिकी सेना ने इन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की और इसी ने फैसला किया कि किसे जेल में डालना है और किसे नहीं। न तो किसी भी जज के सामने मुकदमा चला और ना ही ये कैदी अपने देश की अदालत का दरवाजा खटखटा सकते। यानी न तो इनको किसी से मिलने दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रतिनिधि है उनसे भी इनको नहीं मिलने दिया। तो ऊपर एक पत्र है वो थोड़ा पढ़कर सुनाते हैं आपको। प्रिय श्री टोनी ब्लेयर, सबसे पहले तो यह कि आप कैसे हैं। मैंने 2 साल पहले आपको पत्र लिखा था, आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक आपके जवाब का इंतज़ार करता रहा पर आपका जवाब आया ही नहीं। क्या आप मेहरबानी करके मेरे सवाल का जवाब देंगे। मेरे पिता जेल में क्यों बंद हैं, वे दूर दराज के गुआंतानामो बे में क्यों रखे गए हैं। मुझे अपने पिता की कमी बहुत खलती है। मैंने अपने पिता को 3 वर्षों से नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं किया है क्योंकि वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। लोग भी मेरे पिताजी के बारे में बहुत आदर के साथ बात करते हैं। आपके बच्चे आपके साथ क्रिसमस मनाते हैं पर मैंने, मेरे भाई और बहनों ने पिछले 3 वर्षों से पिताजी के बिना ही ईद मनाई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरे पत्र का जवाब देंगे। धन्यवाद। अनस जमील अल बन्ना, उम्र 9 साल। यानी ये जो व्यक्ति जमील था उनके परिवार से उन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उनको ये पत्र लिखकर भेजा है कि भाई मेरे पिताजी को यहाँ पर कैद करके रखा है। क्यों रखा है, वो निर्दोष है। एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंतानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और बताया कि इनके साथ ज्यादती की जा रही। यानी एक मानवाधिकार संगठन है जिसको अपन एमनेस्टी इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। इन्होंने
इस जगह पर गुआंतानामो बे के अंतर्गत जो कैदियों की स्थिति है उनके बारे में सोचना एक टिकी और बताया कि उसके साथ जांच दिखी जा रही है। उनके साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी व्यवहार नहीं किया जा रहा, यानी अमेरिका के अंदर का जो कानून बने हुए कि भाई कैदियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, वो वैसा व्यवहार उनके साथ में नहीं हो रहा है। अनेक कैदियों ने भूख हड़ताल करके इन स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहा, पर उनको जबरदस्ती खिलाया गया या नाक के रास्ते उनके पेट में भोजन पहुंचाया गया। यानी लोगों ने भूख हड़ताल भी की, विरोध भी किया, लेकिन जबरदस्ती इनको खाना खिलाया गया और जो खाना नहीं खाते थे उनको नाक के रास्ते पेट के अंतर्गत भोजन पहुंचाया गया। जिन कैदियों को आधिकारिक रूप से निर्दोष करार दिया गया उनको भी नहीं छोड़ा गया, और कुछ तो ऐसे थे जिनको आधिकारिक रूप से ये कहा गया कि भाई ये निर्दोष है, फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा करवाई गई एक स्वतंत्र जांच से भी इन बातों की पुष्टि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि गुआंतानामो बे जेल को बंद कर देना चाहिए। अमेरिकी सरकार ने इन अपीलों को मानने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ये गुआंतानामो बे जेल की कुछ बातें थी जिसके अंतर्गत मानव के जो अधिकार है उन अधिकारों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, उनके बारे में बिल्कुल उनके साथ में जाति की गई। अब आगे पढ़ते हैं सऊदी अरब में नागरिक अधिकार। गुआंतानामो बे का उदाहरण एक अपवाद जैसा है क्योंकि इसमें एक देश की सरकार दूसरे देश के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही, यानी अमेरिका ने अलग अलग देशों के नागरिकों को वहाँ से उठाया और गुआंतानामो बे नामक जेल में डाल दिए गए। तो वे उनके दूसरे देशों के जो मानव अधिकार है उनका वो क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रही। अब सऊदी अरब का उदाहरण देखें और वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, इन पर गौर करें। देश में एक वंश का शासन चलता है और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं, यानी यहाँ पर एक वंश का शासन चलता है और यहाँ का राजा है या शाह है, उसको चुनने या फिर उसको बदलने की लोगों की कोई भी भूमिका नहीं है। शाह को विधायिका और कार्यपालिका के लोगों का चुनाव करने, जजों की नियुक्ति भी शाह करते हैं और वे इनके फैसलों को पलट भी सकते हैं। यानी शाह के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के जो लोग हैं उनका चुनाव करना, वहाँ के जजों को नियुक्त करना और जजों के द्वारा जो फैसले सुनाए गए उन फैसलों के ये शाह पलट सकते हैं। लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकती। यानी लोग हैं जो यहाँ के कोई भी राजनीतिक दल नहीं बना सकते, और यहाँ तक कि जो मीडिया है वो अपनी मर्जी के खिलाफ यानी शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं प्रकाशित कर सकती। कोई धार्मिक आज़ादी नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। उनके सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक है, यानी यहाँ पर जो धार्मिक आज़ादी है वो केवल मुसलमानों को प्राप्त है। बाकी जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो अपने घर के अंतर्गत ही पूजा पाठ कर सकते हैं। बाहर सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान बिल्कुल मना है, बिल्कुल रोक है। औरतों को वैधानिक रूप से मर्दों में कमतर का दर्जा मिला हुआ है और इन पर कई तरह के सार्वजनिक पाबंदियां लगी है। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय में चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिला। यानी यहाँ पर पुरुषों को महिलाओं के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है। तो बातें सिर्फ सऊदी अरब पर ही लागू नहीं होती, दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जहाँ ऐसी स्थिति मौजूद है। तो सऊदी अरब के अंतर्गत भी लोगों को जो अपन कह सकते हैं वहाँ के जो नागरिक हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अब पढ़ेंगे कोसोवो में जनजातीय नरसंहार। आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है।
पर कोसोवो में इस कथा पर गौर कीजिए। अब कोसोवो के बारे में अपन पढ़ते हैं कि भाई वहाँ पर जातीय जो नरसंहार किस प्रकार से हुआ। कोसोवो पुराने युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूट कर अलग हो गया। यानी ये कोसोवो किसका एक प्रांत था? जो युगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब इससे टूट कर क्या हो गया? अलग हो गया। इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी जो कोसोवा है यहाँ पर कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं? अल्बानियाई लोग ज़्यादा रहते हैं। पर पूरे देश में लिहाज से सर्ब लोग बहुसंख्यक है। उग्र सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त मिलोसेविक ने यहाँ के चुनाव में जीत हासिल की। यानी यहाँ पर किस व्यक्ति ने जीत हासिल की थी? ये उग्र जो सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त थे मिलोसेविक, इन्होंने चुनाव के अंतर्गत जीत कर आए थे। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया। उनकी इच्छा थी कि देश पर सर्ब लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। यानी अल्बानियाई जो समुदाय के लोग हैं उनका कोई भी अधिकार नहीं हो। अनेक सर्ब नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाए या सर्बों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। यानी जो अल्बानियाई समुदाय के लोग जो कोसोवो के अंतर्गत रहते हैं वो इन जो सर्ब समुदाय के जो लोग हैं जो बहुसंख्यक है वो उनका प्रभुत्व क्या कर ले? स्वीकार कर ले, नहीं तो ये देश छोड़कर चले जाए। कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि 74 वर्षीय बत्तीसा हेक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी। उन्होंने विस्फोट की आवाज़ सुनी और उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 5-6 सैनिक दनाते हुए अंदर आए और बोले, बच्चे कहाँ हैं? बत्तीसा याद करती है उन्होंने इजेत की छाती पर 3 गोलियां दाग दी जिससे उनके सामने ही उनके पति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और सैनिकों ने उनकी अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। मैं अभी दरवाजे से बाहर ही नहीं निकली कि उन्होंने घर में आग लगा दी। अब बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न तो मकान था, उनके पति को भी मार दिया गया और न शरीर पर पहनने के अलावा कोई दूसरे कपड़े थे। यानी घर को जला दिया गया, उनके पति को मार दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। उनके पास कुछ नहीं बचा, केवल उनके जो पहने हुए कपड़े थे वो थे उनके पास। समाचारों में आई इस कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक की सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेताओं के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीत का सत्ता में आया। यानी यहाँ पर जो सर्ब जाति के समुदाय के जो व्यक्ति सत्ता के अंतर्गत जो जीत कर आया उन्हीं के निर्देश के अंतर्गत ये नरसंहार किया गया। जातीय पूर्वग्रह के चलते हुए हाल ही के वर्षों में जो पहले बड़े नरसंहार हुए उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कहीं और देशों में जब दखल दिया तब जाकर ये कम थमा। यानी दूसरे देशों ने जब दखल अंदाजी की तब जाकर इसमें थोड़ी सी कमी आई। मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला। आगे अपन बात करेंगे